सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ आज कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है। बर्नौलीज थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो ये अकेला नहीं है, इसके पीछे जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने बताया था उसका भी यूज होता है। तो सवाल अगर आएंगे तो वो और ये मिला कर ही आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इससे ही सवाल आएगा, दोनों मिला देंगे तो सवाल बन जाता है। और अक्सर सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स में इधर से ही आ जाता है, तो कर लेंगे तो आपको आसान होगा। और चीज़ें थोड़ी सी ही हैं बट उसको समझाने में टाइम लग सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। जिस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, कितना छोटा सा a1 b1 इक्वल टू a2 b2 पढ़ा ना भाई आपने, तो उसी चीज़ का यूज है बच्चों, है ना। उसी में थोड़ा सा और आगे चीज़ है। इसमें बोला जाता है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ याद कीजिए, एनर्जी भी बताया था। जब फ्लूइड चलता है तो वेलोसिटी आती है, वो किसी हाइट पे चल रहा है तो वो mgh उसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आता है। और अगर फ्लूइड है तो भाई वो प्रेशर तो अपने सरफेस पे अप्लाई करेगा ही। किसी ग्लास में है फ्लूइड तो वो फ्लूइड ग्लास के सरफेस पे तो अपना प्रेशर अप्लाई कर ही रहा होगा, तो उसके वजह से भी एक एनर्जी आता है जिसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। तो प्रेशर एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये तीनों अप्लाई करता है कोई फ्लूइड, तो इनका सम अगर कर देते हैं पर यूनिट मास या फिर पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट वेट, तो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ आइडियल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इतना बड़ा अंग्रेजी है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आसानी है। ये क्या लिखा हुआ है, ये और है ना, और पता नहीं इतना ऐसा क्यों लिख दिया, और है बच्चों या फिर, है ना। और पर यूनिट वॉल्यूम वेट, क्या ये बोला गया है पूरा ये सेंटेंस आपको मैं लिख के बताता हूँ। और घबराना नहीं है बच्चों कि सिर्फ सेंटेंस पढ़ के मैंने लिख दिया, मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगा। प्रेशर एनर्जी जो आपने कल ही देखा था बच्चों, क्या था, पी भी था प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि आपने देखा था हाफ, चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, एम जी एच देखा था आपने, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर देखा था आपने। तो ये चीज़ आप देख चुके हैं, और इसका वैल्यू बोला जाता है, अगर डिवाइड कर दें हम पूरे को मास से, पहला बार मास से हम डिवाइड कर देते हैं, है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देख लेते हैं यार। तो देख सकते हैं आप, प्रेशर वॉल्यूम बटा मास है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है भाई। तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्रेशर बाई डेंसिटी आ जाएगा रो नीचे, प्लस एम कट जाएगा तो यहाँ पे जी एच आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होता है क्या बच्चों, इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट। यही बोला गया है आपको। देखिए और चीज़ बताते हैं, और चीज़ बताते हैं। उसी तरीके से पी वी प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगर आप समझे बच्चों यहाँ पे भी, तो किससे हम डिवाइड कर रहे हैं इस बार, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो प्रेशर प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी रो जी एच, प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आगे देखें तो उसी तरीके से पी भी है प्लस एम जी एच है प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों, फिर से हम लोग इस बार किससे डिवाइड कर रहे हैं, वेट से। वेट मतलब कि एम जी है ना बच्चों, वेट का मतलब तो एम जी ही होगा। तब क्या आ रहा है हमारे पास, तब देखना है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो प्रेशर डिवाइडेड बाई रो जी, प्लस ई कट जाएगा तो एच बचेगा, प्लस एम कट जाएगा ना बच्चों, तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास ये तीनों टर्म आया। ये चीज़ जो डिफिनेशन बोला गया है उसके थ्रू ये आया, ये आया, ये आया। तो बोला जाता है कि इनका सबका सम बच्चों कांस्टेंट होता है ना। इसका सम कांस्टेंट होता है कब, जब आइडियल फ्लूइड हो भाई, और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, और नॉन विस्कस फ्लूइड हो। ये सब चीज़ें कंडीशन होती है ना, नॉन विस्कस हो,
या फिर नॉन कंप्रेसिबल हो, नॉन कंप्रेसिबल हो, ये सब कंडीशन होती है बच्चों, तब जाकर यहाँ पे ये अप्लाई हो पाता है। ये सब चीज़ें सम करने के बाद कांस्टेंट आता है और इसी का यूज हम लोग आगे करते हैं। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं तो बच्चों क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स ही है भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स है, सॉरी बच्चों, है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स है, क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा रिकैप दे दूँ, क्योंकि वो बार बार यूज होगा, तो आपको पीछे से रिलेट करा देता हूँ मैं। हो सकता है कुछ बच्चे रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन अब कर लीजिएगा आप। मान लेते हैं कल मैंने आपको क्या बताया था भाई, ऐसा चीज़ था और ऐसा करके जा रहा था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने बढ़ा दिया था, यहाँ पे छोटा था, है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा था। इसमें ऐसे बच्चों कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा था भाई। तो बोला गया था कि एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, यहाँ से बहने वाला फ्लूइड जो है V1 से जा रहा है, यहाँ से V2 से जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलता था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलता था बच्चों कि यहाँ पे A1 V1 बराबर A2 V2। आ रहा समझ में? ये तो हमने बताया ही था आपको, एरिया और उसका वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता था, इसीलिए हम लोग लिखते थे A इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था भाई। ये चीज़ हमने कल बताया है, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, छोटा ही चीज़ है। एक और चीज़ बताना था यहाँ पे बच्चों कि अगर ये इस वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है और इस वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है, आपको साफ साफ पता चल रहा है एरिया हम यहाँ पे क्या किए हैं, बड़ा कर दिए हैं। आपको पता चल रहा है ना कि A2 एरिया जो है A1 से तो बड़ा ही है, इसीलिए वेलोसिटी 2 जो है वो छोटा हो गया है V1 से। यही चीज़ तो बता रहा हूँ, ये कांस्टेंट है ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी को कम करना होगा, एरिया A2 बढ़ा दिया तो वेलोसिटी V2 को कम कर दिया, यही चीज़ तो करना ही था। अब एक चीज़ और यहाँ पे यूज होता है कि प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है और इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं बच्चों, यहाँ पे जो लिक्विड जा रहा है ना, ये इसके जो वाल है ना, वाल मतलब कि जो पाइप से जा रहा है, उस पाइप पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसी को नापते हैं। हम तो ऐसे बताने के लिए बता दिया ये सब पॉइंट, लेकिन यहाँ पे लिक्विड इस सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो चीज़ हमें देखना होता है ना, इस जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं उस पर। ठीक है भाई, तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होगा, तो बोला जाता है, अगर आप सोचेंगे खुद से तो आप सोचेंगे कि भाई अगर हम सुबह सुबह अपने बागीचे में जाकर अगर पानी डालते हैं पौधों में तो क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रेस कर देते हैं, पाइप जैसे पानी आता है तो और दूर तक जाता है, तो हम बोलते हैं कि हम उसको चाप के प्रेशर बढ़ा दिए पानी का। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप उसको दबा के उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया, आप वो पानी बहने का स्पीड बढ़ा दिए, आप नहीं बढ़ाया है, आप उसका प्रेशर नहीं बढ़ाए बच्चों, है ना। हम तो जनरली लैंग्वेज में बोल देते हैं, घर पे भी पेरेंट्स भी बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ गया उसको दबाने से, प्रेशर नहीं बढ़ा, उसका वेलोसिटी बढ़ गया भाई, प्रेशर नहीं बढ़ा। मैं बताता हूँ कैसे, तो वो स्पीड आप बढ़ा दिए, आप भले ही प्रेस किए हैं, आप प्रेस किए हैं, लेकिन आपने उसका प्रेशर नहीं बढ़ाया बच्चों, है ना। देखिए मैं क्या बताता हूँ, तो यहाँ पे जो P2 प्रेशर होता है, यहाँ पे जो P1 प्रेशर होता है, देखा जाए तो अगर इफ़ वेलोसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया भाई, वेलोसिटी को ही बढ़ा दिया, तो बोला जाता है वहाँ पे प्रेशर बच्चों कम हो गया भाई। अगर आपने वेलोसिटी को कम कर दिया तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब जस्ट उल्टा हो गया भाई। जहाँ पे आप लोग वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हैं प्रेस करके, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जा रहा है। ये बात बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो सही नहीं है बच्चों। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे लिक्विड है, अगर यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये यहाँ पे इस बहने वाला पानी का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी बह जा रहा होगा जल्दी से, तो ये प्रेशर जल्दी लगा नहीं पा रहा होगा इसके सरफेस पे, क्योंकि पानी ही बह जा रहा है। पानी रुका रहेगा तब तो भाई प्रेशर लगाएगा चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या वेलोसिटी कम है बच्चों, वेलोसिटी कम है।
V2 का वेलोसिटी कम है बच्चों यहाँ पे, तो कम है तो ये प्रेशर लगा पा रहा होगा आसानी से अपने दीवार पे, अपने वॉल पे ये प्रेशर आसानी से लगा पा रहा होगा। तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होता है वहाँ पे प्रेशर जो होता है ना आसानी से वाटर लगा पाता है, फ्लूइड लगा पाता है, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा कर दिए तो वो तो वेलोसिटी है ना बच्चों, तो वो तो बढ़ा दिए वेलोसिटी, लेकिन आपने उसका प्रेशर को घटा दिया, है ना। इसीलिए बोलते हैं। अगर आपको उतना अच्छे से इसको समझ में नहीं आया है तो आगे और चीज़ देखेंगे, वहाँ पूरा तो प्रूफ ही कर देंगे, है ना। यहाँ पे बस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो अब हम लोग करते हैं क्या चीज़, हमको एक्चुअली बर्नौलीज को लगाने के लिए पता है वो क्यों लगाया जाता है। इफ़ वी आर अप्लाइंग Bernoulli's theorem, then we want to find the pressure difference, है ना बच्चों। हम प्रेशर डिफरेंस ही फाइंड करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, यही हमारा मकसद है। हम यही चीज़ के लिए फाइंड करना चाहते हैं। तो एक चीज़ आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे अगर ऐसे बना दूँ मैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो काफ़ी बड़ा हो गया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी छोटा हो गया। तो बोला जाए तो यहाँ से ऐसे ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है भाई, लिक्विड फ्लो कर रहा है ना बच्चों। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखिए आप, ये और ये को, है ना, इसकी दूरी यहाँ से आपको h1 दे दिया है, इसकी दूरी यहाँ से आपको h2 दे दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये लिक्विड स्टैटिक है, फ्लूइड इज स्टैटिक, फ्लूइड रुका हुआ है, वेलोसिटी इसका जीरो है बच्चों, चल नहीं रहा है फ्लूइड। अगर मान लेते हैं, हम ये चीज़ बताने वाले हैं कि जब लिक्विड फ्लो करता है तब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्लूइड चल नहीं रहा है, वेलोसिटी जीरो है बच्चों, वेलोसिटी जीरो है ना। तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है भाई। अगर देखा जाए बच्चों, अगर देखा जाए ये प्रेशर और ये प्रेशर का, तो ये प्रेशर हाई होगा क्योंकि ये नीचे वाले पॉइंट पे आता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इस पॉइंट का प्रेशर आप बता सकते हैं हाई प्रेशर है ना, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी ऑफ H2 माइनस H1। अरे समझ में, अरे यार नहीं लिखते थे P1 का वैल्यू, क्या लिखते थे हम लोग, ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी एच, नीचे तक आते थे तो वही तो लिखा है, नीचे वाला प्रेशर इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस ही तो रहेगा, प्लस रो जी डेल्टा एच, है ना। तो समझ सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो प्रेशर आ गया है इक्वल टू रो जी एच ऑफ डेल्टा एच, रो जी डेल्टा एच आ गया। मतलब कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो प्रेशर अभी सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से आया है, क्या बोलते हैं, हाइट डिफरेंस की वजह से आया है। लेकिन अभी हम डायनेमिक्स जो पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें तो बच्चों चल रहा है ना, ये फ्लूइड चल रहा है। तो अगर आप फ्लूइड चल रहा है अगर आप लिख दें कि ऐसे ही बना दें उसको, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी तो कंसिडर करना है भाई। एक एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी भी यहाँ पे आ गया है, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे आ गया है, तो अब आपको उसको भी लेना होगा, है ना, उसको भी लेना होगा। देखिए मान लेते हैं, हम आपको ऐसे करके बता देते हैं, मान लेते हैं ना बच्चों कि ये यहाँ पे है A1 एरिया है, यहाँ से इसका ऐसा करके लिक्विड फ्लो हो रहा है।
मतलब लिक्विड में कुछ वेलोसिटी, यहाँ पे v2, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ से हाइट इसका h1 है, यहाँ से इसका हाइट h2 है। इस टाइप का कुछ आपको दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे कि P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच ऑफ रो जी डेल्टा एच। ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने वेलोसिटी इसका कंसिडर नहीं किया। वेलोसिटी किस लिए दिया है? क्योंकि ये डायनेमिक्स है। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी फ्लूइड डायनेमिक्स में प्रेशर डिफरेंस निकालने की, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ गया भाई, हाँ, इसलिए। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख दिया, डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं डायरेक्टली कि इसको भी अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, P1 प्लस रो जी H1, समझ रहे ना कि रो जी H1 इधर ले आया हमने और इसको उधर ले गया, तो P2 प्लस रो जी H2, सिंपल। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रेशर प्लस रो जी एच का वैल्यू कांस्टेंट है भाई। ओके ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिल रही है बच्चों। ये तो दूसरा ही हो गया। यहाँ पे एक टर्म और आएगा, वो वेलोसिटी का आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर, तो उसको हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा, ये यही चीज़ मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा था, इफ़ यू अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम देन वी वांट टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस, इसी के लिए हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्रेशर क्या है, चलिए ना बता देते हैं आपको, काफ़ी इजी है बच्चों। देखिए, मान लेते हैं कि इस टाइप का है, ये कुछ गलत बन गया, ठीक है बच्चों, इस टाइप का हम बना सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए, इस टाइप का आपको पाइप दे दिया है, ठीक है, पाइप दे दिया है भाई। इसका मान लेते हैं कि इसमें फ्लूइड तो फ्लो कर ही रहा है, फ्लूइड तो फ्लो कर ही रहा है बच्चों। ऐसे इसमें जाके ऐसे करके हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम अगर कंसिडर करें, ये छोड़ देते हैं, इसके ऊपर वाला ही करते हैं। देखिएगा, ये वाला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मान लेते हैं कि A1 है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है भाई। यहाँ पे जो लिक्विड बह रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में ऐसे करके, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी उसका v1 है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हमने v2 मान लिया, ठीक है भाई। आखिरकार प्रेशर निकालना है तो आपको पता होगा, ये अब डायनेमिक्स है बच्चों, ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे है, तो किसी dt टाइम में, मान लेते हैं कि किसी टाइम बाद ये यहाँ से लिक्विड फ्लो कर गया, यहाँ से भी फ्लो करेगा भाई। अरे यार, ट्रेन होती है तो ट्रेन की जो अगला बोगी होती है, जो वहाँ पे इंजन होता है, तो वो चलता है, तो उसका पीछे वाला भी तो चलता है, इंजन सबसे पीछे वाला, हाँ चलता है सर। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये पानी अगर आगे से बह रहा है तो पीछे वाला भी तो बह जाएगा किसी टी टाइम में। मान लेते हैं कि हमको 4 सेकंड में निकालना है ट्रेन कितना आगे बढ़ा, तो 4 सेकंड में जो अगला बोगी जहाँ तक बढ़ा होगा और 4 सेकंड में पिछला बोगी बढ़ा होगा, वही तो हम देखने वाले हैं, है ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये बहते 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 मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया भाई, किसी dt टाइम में, है ना, किसी फिक्स टाइम में हम बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया छोटा है तो ये ज़्यादा दूर तक बहेगा, है ना, और यहाँ पे एरिया बड़ा है तो देख सकते हैं हम पास पास बनाए हैं और ये थोड़ा दूर बनाए हैं। तो हम किसी dt टाइम में कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है भाई, ठीक है। तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, तो v इंटू dt कर देते हैं, v1 इंटू डेल्टा टी, और वही डेल्टा टी टाइम में ये इतना आगे बढ़ा था, तो v2 इंटू डेल्टा टी। सिंपल है ना बच्चों, सिंपल ही तो है, यही तो डिस्टेंस होगा। क्या होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी
वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये चीज़ मैं भूल गया था, तो ये चीज़ आपको पता होगा तो वहीं से हमने लिख दिया। चलिए भाई ठीक है, हमको प्रेशर डिफरेंस पता करना है बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है यहाँ पे इधर से इस पर प्रेशर लग रहा होगा और इस पर इधर से प्रेशर लग रहा होगा। बोलेंगे ऐसे कैसे लग रहा होगा? अरे यार बच्चों आप ध्यान दीजिए ना, इधर ही मान लेते हैं कि इतना लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड है ऐसे करके किसी पाइप में ऐसे करके भरा हुआ है, ठीक है। पाइप में पानी चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो लगने वाला प्रेशर इधर पिछला पानी इस पर ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा और इधर वाला पानी इसको ऐसे प्रेस कर रहा होगा। भले ही चल ऐसे रहा है लेकिन प्रेशर बच्चों बाहर से ही तो अप्लाई होता है ऐसे करके। अगर ग्लास रख दिया तो ग्लास में चारों तरफ ऐसे करके ही तो प्रेशर लग रहा होगा सब तरफ, ठीक है भाई। तो उसी तरीके से इसमें भी बच्चों प्रेशर इधर की तरफ अंदर की तरफ ही तो लगता है, तो ये भी अंदर है, ये भी अंदर है इधर के डायरेक्शन में। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी होगा, प्रेशर इस पे किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ, इधर ऐसे प्रेशर, और इस पे प्रेशर इधर की तरफ लग रहा होगा। P1 होगा ये, P2 होगा ये, ठीक है भाई। ओके, ये तो हमको पता चल ही गया। और यहाँ पे हाइट हमने नहीं बताया, हाइट आपको बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये कितना दूरी पे अवेलेबल है, यहाँ से इसका हाइट मान लेते हैं अच्छा नहीं बन रहा है, ये हाइट किसी रेफरेंस पॉइंट से H1 मान लेते हैं और ये हाइट यहाँ से इसके किसी रेफरेंस पॉइंट से H2 मान लेते हैं, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट जो हमने ले रखा है ये ज़मीन है, ये जीरो पोटेंशियल इसी को मानते हैं। किसी फिक्स्ड कोई ज़मीन से ही तो हम लोग नाप रहे होंगे, ऐसे थोड़ी आसमान से कहीं से नाप लिया, कहीं से कहीं नहीं, एक फिक्स्ड लाइन होता है ना, जीरो पोटेंशियल लाइन भी बोल देते हैं। ये जीरो पोटेंशियल लाइन हो गया बच्चों, ठीक है, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस लाइन बोल दीजिए, ठीक है ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ मैं कि अगर फ्लूइड चल रहा है बच्चों, चल रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा भाई। तो यहाँ पे जो बहने का वेलोसिटी होगा वो भी कुछ और होगा, है ना। शुरुआत में तो यहाँ पे था, शुरुआत में तो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ से यहाँ बह गया, मतलब कि यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी इधर होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इधर होगा, ठीक है भाई। मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो चल रहा था, ये चल रहा था यहाँ पे A से B चला था, मतलब A भी शुरू में था उसका, इतना ही डिस्टेंस पे पानी था। ये चल कर यहाँ पे A डैश पे चला गया और ये यहाँ पे B डैश पे चला गया। चीज़ें समझ में आ रही ना बच्चों, हम कर क्या रहे हैं, चीज़ें समझिए, ठीक है। हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमने तीन एनर्जी जो पढ़ा, प्रेशर एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी भी पढ़ा, और आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो वो तीनों एनर्जी जो फ्लूइड होता है, डायनेमिक्स में तीनों एनर्जी लगता है, तो वही तीनों एनर्जी तो यहाँ पे लग रहा है। और हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर डिफरेंस। तो एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं जो हम लोग उधर पढ़ते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ते थे, है ना, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते थे। तो याद कीजिए, वहाँ पे मैंने बताया था वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो लगाएंगे तो ये सब रिलेट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा भाई। तो इसीलिए उसका यूज करेंगे तो सारा रिलेट हो जाएगा, तो कुछ उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा था कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के, यही हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। ऑल द फोर्सेज में वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहीं कहीं पे कुछ टीचर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो डायरेक्ट इस यहाँ से यहाँ तक बहने वाला और यहाँ से यहाँ तक बहने वाला को डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों समझिएगा, लिक्विड ठीक है, डेंसिटी सेम है, हर जगह पे डेंसिटी तो रो ही है भाई, क्योंकि नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड है। नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड है तो हर जगह पे डेंसिटी रो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जिस अमाउंट वाला पानी, जो अमाउंट यहाँ पे पानी यहाँ तक आया है और वही अमाउंट यहाँ पे आया है, तो ये और ये को हम इक्वल नहीं बोल सकते। भले ही डेंसिटी इक्वल है तो ठीक है, आप बोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वाला पानी अभी यहीं तक गया है और ये वाला पानी अभी यहीं तक गया है ना बच्चों। तो हम बोलते हैं कि ये जो पानी है वही ये पानी है। वैसे भी आ जाता है, आसानी तरीक़ा से आ जाता है, वो तो बहुत ईजी है, एक मिनट में सब हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो
पानी ये वाला यहाँ नहीं आया है। आप ही सोच रहे होंगे कि पाइप में पानी जो बहता है, पीछे से धक्का मिलता है तो आगे पानी बढ़ता है ना। पीछे वाला पानी थोड़ी आगे उठा के रख दिए है, नहीं ना बच्चों। ठीक है भाई, तो समझिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आई थिंक बच्चों ये प्रेशर वाला जो लग रहा है ना, प्रेशर एनर्जी जो लगा रहा है फ्लूइड पे, वो अंदर का ही प्रेशर है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल कोई बाहर से हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो होगा, ठीक है ना। इंटरनल है बच्चों, प्रेशर का है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव वही mg होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो वो चीज़ तो यहाँ पर लग रहा है ना बच्चों। ये इतना हाई डिफरेंस है तो mgh लगेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है यहाँ पे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है? कोई नहीं है। विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, कुछ ऐसा है? आखिर फ्लूइड है तो भाई इन दोनों के बीच में नॉन विस्कस है ना, ये भी लिख देता हूँ। नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस मतलब कि फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो है, इन दोनों के बीच में, फ्लूइड्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो वो है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको भी बच्चों जीरो कर सकते हैं। अब इंटरनल फोर्स जो यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। समझिएगा बच्चों, समझना पड़ेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक ये चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर लगाने पर, तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो हम लोग वर्क डन कैसे लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस ही तो लिखते हैं, ठीक है भाई। तो वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी की वजह से हम लोग वर्क डन कैसे लिखेंगे? तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस बच्चों, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे आ गया है, मतलब ए से ए डैश आ गया है ना, यही तो लिखेंगे। हाँ, ए से ए डैश आ गया है प्रेशर अप्लाई करने से, प्लस वर्क डन हुआ है बी से बी डैश जाने में, ठीक है भाई। ए से ए डैश जाने में क्या हो रहा है? ए से ए डैश जाने में प्रेशर इधर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर इधर लग रहा है और जा भी इधर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? v1 डेल्टा टी, इतना ही तो डिस्टेंस है, और प्रेशर p1 है, समझिएगा। प्रेशर p1 और ये डिस्टेंस v1 डेल्टा टी, पीछे ही बताया था, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है बच्चों, तो लिख देंगे p1 v1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस b से b डैश गया है, तो मतलब प्रेशर इधर लग रहा है और हम जा इधर रहे हैं, तो एफ डॉट डी एस है ना बच्चों। तो ये क्या होता है? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भाई माइनस कर दो यार। तो P2 V2 डेल्टा टी हो गया, ठीक है। अब आपको पता ही होगा ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का तो यूज करने आता ही होगा। मतलब क्या? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तो यूज कर ही सकते हैं भाई, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और समझिएगा ना बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मास कितना है, ये इतना मास यहाँ पे बढ़ा है, इतना मास यहाँ पे बढ़ा है, ये मास कितना आगे बढ़ गया, इतना मास किसी dt टाइम में, किसी फिक्स्ड टाइम में जितना मास यहाँ पे बढ़ा होगा इधर, उतना ही मास तो इधर बढ़ा होगा बच्चों। हाँ यार, डेल्टा टाइम में तो उतना ही बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको कि भाई एक फिक्स टाइम में जितना आगे गया पोर्शन मास का, उतना ही पोर्शन पीछे से हटा होगा, तभी तो आगे गया होगा। ओके, मतलब हम मास निकाल सकते हैं बच्चों, कितना मास है ये, डेल्टा एम मास कितना है? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ये इसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जितना ये दूरी है, दोनों को गुना कर देते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे स्मॉल a1, यहाँ पे a2, मतलब इसके लिए लिखते हैं, पहले 1 के लिए लिखते हैं मास, तो रो इंटू वॉल्यूम a1 v1 डेल्टा टी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, यही होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया यार? यहाँ पे हमने फोर्स लिखना है ना, एफ डॉट डी एस होता है, तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तब तो फोर्स आएगा, तो एरिया हमने लिखा ही नहीं, तो ऐसा यहाँ पे स्मॉल a1 लिखना पड़ेगा ना बच्चों, P1 A1 है ना,
तो यहाँ पे P2 तो लिखना पड़ेगा। अरे यार, प्रेशर इंटू एरिया ही तो होता है फोर्स, तो F.ds तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया हमने लिखा ही नहीं था, लिखना जरूरी है। अब रिलेट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा मास जो यहाँ पे जितना बढ़ा होगा, ये डेल्टा मास यहाँ पे जितना मास बढ़ा होगा वही डेल्टा मास यहाँ पे भी बढ़ा होगा बच्चों, ये चीज़ समझिएगा। क्योंकि टाइम सेम है ना, तो सेम टाइम में उतना ही मास तो बढ़ेगा यार, हाँ उतना ही तो बढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेट हम लोग कर सकते हैं, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, ये देखिए A1 V1 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी, इसका मास तो डेल्टा M बाई रो ही होगा। डेल्टा M बाई रो का वैल्यू क्या है बच्चों, A1 V1 डेल्टा टी। तो इसी चीज़ का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, P1 डेल्टा M बाई रो माइनस P2 डेल्टा M बाई रो, ये चीज़ दोनों कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा M बाई रो बच्चों नीचे आ जाएगा, इंटू P1 माइनस P2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये वर्क डन ड्यू टू प्रेशर हो गया है ना, प्रेशर की वजह से वर्क डन ये आ गया हमारे पास, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, अब आपने यहाँ पे निकाल लिया किसके वजह से, प्रेशर की वजह से वर्क डन, इंटरनल फोर्स। अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। भाई कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिख रहा है ना, इतना हाइट है फिर इतना हाइट हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल वाला। तो जितना इसका मास है और फिर आगे बढ़ गया, उन दोनों का मास का mg करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझ सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स। यही तो है यहाँ पे, और कोई फोर्स है कंजर्वेटिव, यही है फोर्स बस, तो mg की वजह से होगा। तो समझिए यहाँ पे अगर mg आप करने जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यार। एक तो डेल्टा एम मास हमने इतना आगे बढ़ा वो ले लिया है, ऊपर से इतना मास आगे गया है और इतना मास यहाँ पे गया है, तो उसकी वजह से करेंगे तो भी थोड़ा सा दिक्कत ही होगा यार, थोड़ा सा दिक्कत ही होगा बच्चों आपको। ऐसे करने के लिए तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इतना मास, जितना मास ये आगे बढ़ा है उतना ही मास पीछे से हटा है, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा एम जी इंटू एच कितना है, ये इतना हाइट, कितना हाइट ऊपर गया है, H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 हाइट ऊपर गया, तो डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 हो गया, हो गया ना भाई। डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट अगर आप लिखेंगे कि एम जी एच लिखेंगे ना, तो डेल्टा एम जी इंटू हाइट डिफरेंस कितना हो गया, H2 माइनस H1 हो गया, पूरा हाइट H2, इसमें से H1 घटा दिए तो यही तो हाइट आ गया। तो समझ गए, इतना यहाँ वाला मास ऊपर चला गया है इतना। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है बच्चों। बट हम आपको एक और तरीका से बताना चाहते हैं, ऐसा जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पे यूज हो जाए, है ना। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन वहाँ पे मैंने बताया था एक चीज़ और, वर्क एनर्जी पावर में, कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ इन्फिनिटी पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था, याद आया आपको, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था बच्चों, याद कीजिए, याद आना चाहिए आपको। तो इसी चीज़ का यूज नहीं कर देंगे यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स बस mg ही तो लग रहा है, तो क्या कर देंगे, उल्टा लगा देंगे, तो mg का वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाई mg इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू का वैल्यू u2 माइनस u1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू mg का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, u1 माइनस u2 हो जाएगा। बता रखा है ये सब चीज़ें, कुछ कुछ आपको याद आ रहा हो तो अब पहले वाला शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी था और बाद में पोटेंशियल एनर्जी है, उसका डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों इसका, और बाद में इसका इतना है, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको लिखना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, शुरुआत में तो यही है, इतना ही मास है इसका, बाद में यहाँ से चल के यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो शुरुआत में ए से बी तक लिखना होगा, ठीक है भाई। तो ए से बी तक नहीं लिख देंगे, u ऑफ ए से बी माइनस u ऑफ ए डैश से बी डैश,
और बात सिंपल है यार, शुरुआत में जब इतना ही है, इसका यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से ये वाला घटा देंगे तो ये कॉमन वाला पार्ट तो हट जाएगा, ठीक है, बचेगा बस ये और ये। सिंपल सी बात है। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है बच्चों। मतलब आपको पता चल गया ना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क डन जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाएं, या फिर यहाँ से यहाँ जाएं, फिर यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। सिंपल सी बात है, कैसे भी जाएं। बहुत तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना। ये देखिए वर्क पोटेंशियल एनर्जी, ए से ए डैश चल जाएँ आप, और उसके बाद ए डैश से बी चले जाएँ माइनस, या फिर आप यहाँ से ए से बी चले जाएं और प्लस बी से बी डैश चले जाएं। अरे यार, ए डैश बी डैश में क्या है, ए डैश बी डैश में क्या है, ए डैश से बी चले जाएं और बी से बी डैश चले जाएं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या बच्चों, कटना तो चाहिए। ए से ए डैश जा गए हम लोग, और ए डैश से बी चले गए, ए डैश से बी चले गए, ए से बी, फिर ए डैश से बी गए ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, ए डैश से बी हम लोग गए हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये चीज़ आपको कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर बचा क्या हमारे पास, ये तो बचा। आप बोलेंगे गुरुजी इतना कर क्यों रहे हो, बता तो दिया आपने। बच्चों कहीं कहीं पे सवाल में यूज हो जाएगा तो भाई ऐसे भी करना पड़ेगा, तो सीख लीजिए, कहीं काम देगा, हो सकता है ना। तो ए डैश, ए से ए डैश समझिए, अब हो गया क्या, वही ए से ए डैश और फिर बी से बी डैश, वही चीज़ तो मैं बोल रहा था शुरू में, ठीक है। तो इतना इसका और इसका देख लेते हैं, इसका मास डेल्टा एम, इसका भी मास डेल्टा एम, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एम जी इंटू कितना हाइट ऊपर था h1 माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू हाइट h2 था। तो यहाँ पे डेल्टा एम इंटू जी इंटू हाइट डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, है ना, h1 माइनस h2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स आ गया। देख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी हमने निकाल लिया बच्चों, हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें पुट कर देना है ना, अब इसमें हमें पुट कर देना है, इसका आ गया, इसका आ गया, अब काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। तो चलिए आगे ले चलते हैं इसको, है ना। हाँ, तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज में पहला आ गया पी, क्या था बच्चों, डेल्टा एम, पता नहीं भूल गया मैं, डेल्टा एम बाई रो, डेल्टा एम बाई रो इंटू P1 माइनस P2 प्लस कंजर्वेटिव फोर्स का था डेल्टा एम इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, जो मास था वो तो सेम था, हाफ एम वी स्क्वायर, V2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये डेल्टा एम था बच्चों, है ना, ठीक है, हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। साफ साफ दिख रहा है आपको, डेल्टा एम हर जगह पे है तो वो काट देंगे हम लोग। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1 माइनस P2, देखिए रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं ना हम लोग, हाँ, प्लस रो जी H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो 1 वाला एक साइड कर देते हैं, 1 वाला और ये 1 वाला, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 उधर ले जाते हैं, रो जी H2 प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर। साफ साफ दिख गया बच्चों आपको, ये पूरा वैल्यू आ गया हमारे पास, और यही तो होता है, और यही तो हम लोग बोल देते हैं प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
जिस तरीका से आपने पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, जिस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा कि A1 मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसी तरीका से यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम जो आपको दे दिया वो आपको ये चीज़ दे दिया है ना। एक सेकंड बच्चों, तो बर्नौलीज थ्योरम आपको ये चीज़ दे दिया कि इसका समेशन प्रेशर रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ओके, ये चीज़ हमें मिल गया बच्चों, ठीक है यार, मिल तो गया, ठीक है ठीक। क्या चीज़ और आता है, आपने एक चीज़ यहाँ पे जरूर फाइंड कर लिया कि प्रेशर प्लस रो जी एच, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये चीज़ ऐसा आया है बच्चों कि आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीक़ा से अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, अगर हाइट सेम हो जाए तो किस तरीक़ा से वेरी करता है। मैंने बोला था ना, अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, कहीं पे अगर वेलोसिटी बढ़ गया फ्लूइड का तो वहाँ पे उसका प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ से आप समझ पाइएगा, देखिए कैसे, बिल्कुल आसानी से समझ पाइएगा। इफ़ लिक्विड इज एट सेम लेवल, सेम लेवल पे है तो इसका मतलब कि क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू जीरो है, मतलब हाइट डिफरेंस है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, तब क्या लिखेंगे, प्रेशर प्लस जीरो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा बच्चों। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो कांस्टेंट माइनस होगा तो कुछ ऐसे टाइप का आएगा। यहाँ पर इन दोनों का सम वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है ना बच्चों, इन दोनों का सम का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि प्रेशर प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है बच्चों। मतलब अगर आप कहीं पे लिख दें कि इनका सम कांस्टेंट है, प्रेशर और उसमें हाफ रो वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी है और यहाँ पे प्रेशर का टर्म है, तो भाई इन दोनों का सम अगर कांस्टेंट है ना बच्चों, तो समझिएगा एक चीज़ बढ़ाएंगे तो एक चीज़ को कम करना पड़ेगा। ओके, हाँ बच्चों ये बात तो सही है, एक चीज़ को आप बढ़ाएंगे तो एक चीज़ को कम करना पड़ेगा, तभी तो इनका सम का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो आपको वेलोसिटी कम करना पड़ेगा, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दिया तो प्रेशर का वैल्यू कम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे बच्चों, है ना, यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। अगर प्रेशर बढ़ा दिए तो वेलोसिटी का वैल्यू कम करना पड़ेगा, और अगर प्रेशर कम कर दिए तो वेलोसिटी का वैल्यू बच्चों बढ़ाना पड़ेगा, समझिएगा, है ना, यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। उसी तरीक़े से आप ये भी समझ सकते हैं, इफ़ लिक्विड इज स्टैटिक, मतलब कि बता सकते हैं कि फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड रुका हुआ है बच्चों, चल नहीं रहा है, मतलब कि वेलोसिटी का वैल्यू ज़ीरो हो गया। मतलब अब क्या हो जाएगा, अब तो साफ साफ बता सकते हैं प्रेशर प्लस रो जी एच का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट आ गया। तो ये तो स्टैटिक में ही बताया था बच्चों, इनका सम का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो मैंने पीछे ही बताया था, है ना, तो वही चीज़ आ जाता है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब वेलोसिटी जीरो हो जाए तो बात वही आ जाता है ना, वेलोसिटी जीरो पीछे ही तो करके दिखाया था कि स्टैटिक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, लेकिन अगर फ्लूइड जब चलने लगा, फ्लूइड जब चलने लगा तो उसमें एक वेलोसिटी का भी टर्म लाना पड़ा, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया था। ठीक है बच्चों, काफ़ी आसान सी बात है। और ऐसा भी समझ सकते हैं आप, अगर इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा बच्चों। हाइट जितना बढ़ता जाता है ना, प्रेशर उसका उतना ही बढ़ता जाता है, तो हाइट कम करेंगे तब जाकर उसका प्रेशर बढ़ेगा। मैं क्या बोल दिया, मैं क्या बोल दिया देखिए बच्चों, है ना, प्रेशर और हाइट का सम का वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट से हम लोग हाइट बढ़ाते जाते हैं ना, ऊपर हाइट बढ़ाते जाते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से मैं बोल रहा हूँ कि नीचे अगर रेफरेंस पॉइंट से हाइट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाइट कहाँ से लिए थे हम लोग, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, और ऊपर हाइट अगर बढ़ते जाएगा तो प्रेशर तो कम होता जाएगा। आ रहा है समझ में, और हाइट कम रहेगा तो प्रेशर तो ज़्यादा ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों मैं कहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हाइट में और ज़्यादा बढ़ाते जाऊँ तो वहाँ पे और क्या होगा, प्रेशर तो कम ही हो जाएगा, लेकिन हाइट अगर छोटा ही रहे यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना भाई, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना, आई थिंक क्लियर होगा। लिख देता हूँ, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट if
हाइट इंक्रीजेस तो प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, और हाइट डिक्रीज करेगा तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। डिक्रीज में नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बताना है, मेरे को याद आ रहा है कि एक टर्म यूज होता है, किताबों में लिखा भी रहता है, वो चीज़ आपको अगर मिल जाए तो आप उससे घबराइएगा नहीं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि 3 टाइप का एनर्जी होता है, आपने देखा इन फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड अप्लाई, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, है ना बच्चों। 3 टाइप का एनर्जी ये लगाता है। कौन कौन सा एनर्जी लगाता है भाई? एक लगाता है P/V का, और एक लगाता है यहाँ पे mgh का, और एक लगाता है यहाँ पे ½ mv² का। अब बोलता है कि इनका सम का वैल्यू जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है भाई, यही तो बोलता है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा है। तो बोला जाता है कि अगर यहाँ पे अगर आपने डिवाइड दे दिया mg से, अगर डिवाइड दे दिया, वेट से भाग कर दिया सबको, तो वो एक नया टर्म आ जाता है, डिवाइड बाय वेट। पीछे भी करके दिखाया हूँ ना मैं दिखाया तो हूँ पहले ही पेज पे। तो वही चीज़ आता है, पी भी डिवाइडेड बाय वेट, वेट मतलब कि mg प्लस mgh डिवाइडेड बाय mg प्लस ½ mv² डिवाइडेड बाय mg इक्वल टू का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा भाई। कांस्टेंट ही क्यों होगा? क्योंकि कांस्टेंट पे वेट से डिवाइड करेंगे, वेट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है भाई समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू डेंसिटी होता है, तो नीचे डेंसिटी आएगा ना, तो P/ρg प्लस mg कट जाएगा तो h, ठीक है बच्चों, ऐसा करके h लिख सकते हैं, प्लस mm कट जाएगा तो ½v²/g आ गया, इक्वल टू का वैल्यू कांस्टेंट। समझिएगा आप चीज़ों बच्चों। अब ये जो आपके पास टर्म आ गया है ना, इसको किताबी लैंग्वेज में बोल देता है, इसको कुछ किताबी लैंग्वेज में बोल देता है, इसको भी कुछ किताबी लैंग्वेज में बोल देता है। अब क्या बोलता है आप बताइए, है ना? इसको प्रेशर फैक्टर बोल देता है, इसको बोल देता है ग्रेविटेशनल, और इसको बोल देता है वेलोसिटी। मैं फैक्टर बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्टर एग्जैक्टली यूज नहीं होता है, आप देख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, कुछ वहाँ पे यूज होता है, वो इतना ऐसा कुछ है नहीं कि आपको, अगर आप देखे होंगे किताब में तो कुछ प्रेशर फैक्टर, ग्रेविटेशनल फैक्टर और वेलोसिटी फैक्टर का सम जो करते हैं वो कांस्टेंट आ जाता है, ये बोला जाता है। इन मूविंग फ्लूइड the sum of pressure, gravitational velocity factor, in moving fluid the sum of pressure, gravitational velocity factor of any cross section area इज कांस्टेंट, है ना बच्चों? ऐसे इस टाइप का बोल दिया जाता है, ये मैंने लिख के भी बता दिया, है ना? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं बच्चों, है ना? तो अगर आप कहीं पे फैक्टर नहीं कुछ और बोला जाता है, ग्रेडियंट वगैरह कुछ बोला जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये चीज़ ऐसा होता है। चलिए आपको मैं बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मैंने इसमें क्या क्या एप्लीकेशन था, क्या क्या यूज था इसका। यूज बच्चों बहुत आसान है, एक यूज बहुत फेमस यूज है कि मैग्नस इफेक्ट, जानते हैं आप लोग? मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आता है, मैग्नस इफेक्ट जानते हैं आप लोग बच्चों? किन्हीं किन्हीं बच्चों को पता होगा। उसमें क्या होता है ना कि अरे यार बॉल स्विंग नहीं कराते हैं, कोई कोई फुटबॉलर जो होता है फुटबॉल को मारता है तो वो ऐसे स्विंग होकर जाता है, मारेंगे सीधा और ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा।
बॉल को फेंकेंगे ऐसे, लेकिन ऐसे करके जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें कुछ कुछ होता रहता है वहाँ पे, तो वो ऐसे क्यों हो रहा है वो चीज़ समझिएगा। मैग्नेस इफेक्ट उसी को बोला जाता है भाई। एक बॉल हमने ले लिया, ठीक है भाई, देखिए ये बॉल है और इसको हमने वेलोसिटी इस तरह डायरेक्शन में दिया है ना। कुछ बड़ा ही बॉल ले लिया हमने, कोई बात नहीं। हम इस डायरेक्शन में इसको भगा रहे हैं, वेलोसिटी दे दिए v का। ऐसे करके नहीं फेंकते हैं तो बॉल ऐसे नचते नचते जाता है, हवा में ही नच रहा है बच्चों, ठीक है, हवा में ही। मान लेते हैं हवा का फ्लो कैसे हो रहा है। हवा का फ्लो ऐसे हो रहा है बच्चों, हवा इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में हवा इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। और वो भी v ऑफ एयर है, एयर का वेलोसिटी है ये, ठीक है। समझिए अब वेलोसिटी एयर का ऐसे है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई, ऐसे करके इसको इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ एयर भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब नीचे वाला वेलोसिटी बढ़ने वाला है भाई। नीचे वाला वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वाला वेलोसिटी फाइनली v प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर हो जाएगा भाई। ऊपर वाला वेलोसिटी v तो ज़्यादा ही है माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी हवा में जाने के बाद कुछ कम हो गया, ठीक है भाई। मतलब नीचे का वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है ना, इसका वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा है और इसका वैल्यू कुछ कम है, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी कुछ कम है। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी बड़ा हो गया तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा और ऊपर से प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर हाई प्रेशर लग रहा है ना, ऊपर से ऐसे करके हाई प्रेशर लग रहा है और नीचे से प्रेशर कम लग रहा है। तो हाई प्रेशर ज़्यादा है ना, ऊपर से कोई ज़्यादा प्रेस कर रहा है तो भाई ये बॉल किधर जाएगा, नीचे जाने लगेगा। तो इसी कारण से अगर बॉल हम ऐसे फेंके हैं तो ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है, हवा में ही मुड़ रहा है भाई, हवा में ही मुड़ रहा है, ऐसे करके ऐसे मुड़ गया। जाना तो ऐसे करके ऐसे चाहिए था लेकिन मुड़ गया यहीं पे ऐसे, क्यों, क्योंकि ऊपर का प्रेशर ज़्यादा हो गया वेलोसिटी कम होने से। ओके, और इसका उल्टा भी समझ सकते हैं भाई, हम लोग उल्टा भी समझ सकते हैं, चलिए समझा देता हूँ, समझा ही देता हूँ। फिर से वैसे ही फेंका हमने, इस बार हवा जो आ रहा है पीछे से, इसको हवा आ रहा है वेलोसिटी ऑफ एयर फ्रॉम बैक, ठीक है। तो इस टाइप से वेलोसिटी ऑफ एयर पीछे से आ रहा है, ठीक है भाई, ये भी से जा ही रहा था। अब क्या होगा समझिए, ये इधर से आ रहा है वेलोसिटी ऑफ एयर और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऊपर वाला वेलोसिटी को बढ़ा देगा, मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी को ऐसे करके वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, दोनों एयर मिल जाएगा एक दूसरे में। नीचे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका था ज़्यादा माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब भाई नीचे का अब जो है वेलोसिटी कम हो गया, ऊपर का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, मतलब कि ऊपर यहाँ पे प्रेशर अब कम लग रहा होगा और यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा भाई। मत नीचे से अब प्रेशर ज़्यादा लगने लगा, नीचे से ही प्रेशर अब ज़्यादा लगा रहा है, तो बॉल अब इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ पे बॉल ऐसे मुड़ गया था, है ना। आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है चीज़ें। अब ये बॉल इधर से ऐसे ऐसे आ रहा था ना, अब उधर मुड़ जाएगा, ऐसे आ रहा था, ये बॉल ऐसे आ रहा था, ये बॉल इधर मुड़ जाएगा, ये बॉल इधर मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाता है, हवा में ही मुड़ जाता है। फुटबॉल में तो और देखा जाता है, अगर फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में मारेंगे ना ऐसे स्विंग करके, तो बॉल अगर नच रही है तो वो ऐसे भागेगा, ऐसे करके भागेगा, है ना, तिरछा टाइप का भागता है, आप उसको घुमाते हुए, तो इस टाइप का वहाँ पे चीज़ होता है। और भी एप्लीकेशंस है भाई, बहुत एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम का। मान लेते हैं कि जो प्लेन चलता है, हवा में जो चलता है ना प्लेन, उसका विंग कुछ ऐसा होता है ना, ये एरोप्लेन विंग है, एरोप्लेन चलता है तो नहीं होता है आखिरकार भाई, एरोप्लेन ऐसे ही तो चलता है, विंग ऐसे होता है, तो ये इसको हम फिक्स और ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे इस टाइप का डायनेमिक्स ही बनाया रखा है, इस विंग का ऐसा ही शेप दे रखा है कि ऊपर से आने वाला जो वेलोसिटी होता है ना, एयर जो होता है बहुत फास्ट चलता है एयर, ऊपर का एयर जो है उस अगर आप देखें तो ऐसे टाइप का एयर आता है, ये ऊपर का एयर जो होता है ना बहुत फास्ट चलता है भाई,
नीचे भी एयर चलता है लेकिन नीचे का एयर बच्चों बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे जो चलने वाला वेलोसिटी ऑफ एयर है वेरी हाई, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो लो होता है ना, कम होता है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर, बहुत स्पीड में एयर यहाँ से पास आउट हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया एयर का, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया ना भाई। तो अब यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा होगा, प्रेशर कम हो गया, लेकिन नीचे हवा का वेलोसिटी कम है, मतलब कि प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो भाई नीचे अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो विंग को ऊपर फेंकेगा ना, ऊपर फेंकेगा, तो ऊपर फेंकेगा तो भाई एरोप्लेन भी ऊपर उठने लगेगा। तो चलते 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 एरोप्लेन ऐसे ऐसे ऊपर उड़ जाता है। इसी कारण से उनका डायनेमिक्स उनका बनाया ही गया है इस टाइप का विंग को, है ना। ऐसे समझ सकते हैं। और भी एप्लीकेशन है भाई। मान लेते हैं घर बना दिए हमने अब कहीं पे, झोपड़ी में देखें आप, झोपड़ी में अक्सर क्या होता है, आंधी आती है, आंधी आती है, एक खिड़की बना दिया भाई। तो झोपड़ी में क्या होता है, अगर हवा चल रहा है बहुत तेज, हवा बहुत तेज आ गया है बच्चों, बहुत ज़्यादा आंधी आ गया भाई, तो अब झोपड़ी क्या होता है ना कि उड़ जाता है। हम सोचते हैं कि हवा तेज आया तो झोपड़ी को उड़ा के ले गया, ऐसा कुछ नहीं है, होता कुछ और ही है भाई। अगर हवा तेज चल रही है तो इसके ऊपर से हवा बहुत तेज गुजर रही है। झोपड़ी के ऊपर से अंदर तो हवा नहीं लगता है झोपड़ी के अंदर, लेकिन ऊपर हवा तेज लगता है। तो ऊपर वाला जो हवा है उसका वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर वाला जो है बहुत हाई है। अंदर तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है, कम है, क्योंकि अंदर आंधी थोड़ी आता है, आंधी तो बाहर आता है। तो क्या होता है कि वेलोसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है बच्चों, और अंदर का प्रेशर तो पी नॉट ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पी नॉट प्रेशर क्या होता है ना, अगर ये कम हो गया ना, तो भाई जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और कहीं पे प्रेशर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ बहुत जल्दी लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा वाला प्रेशर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो भाई झोपड़ी को अगर ऊपर से नीचे से ऊपर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, उड़ ही तो जाएगा। तो ये प्रेशर नीचे वाला ज़्यादा हो जाता है वेलोसिटी कम होने से, अंदर का वेलोसिटी कम होने से। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, है ना। काफ़ी ये है, इस टाइप से एप्लीकेशन होता है। और भी एप्लीकेशंस है भाई। अगर कोई रबर बैलून है, उसमें अगर पानी भर दिए और हम उसको किसी ग्लास में डाल रहे हैं जिसमें उसका मुंह छोटा है, जा ही नहीं पा रहा है, तो आप क्या कीजिए ना कि वहाँ पे सलाई बार के और कुछ कागज़ जला के उसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा कि उससे धुआं निकलेगा ना, तो हॉट एयर ऊपर जाता है, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर जाती है, तो गर्म हवा ऊपर चली गई, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, बॉलून में जो पानी भरे उसको रख देंगे। तो अब बच्चों अंदर का प्रेशर तो कम हो गया ना, बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर वाला प्रेशर उसको कंप्रेस करके अंदर भेज देता है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ें एप्लीकेशन होती है कहीं कहीं पे। और भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे ट्रेन जा रही हो, बहुत सारा एप्लीकेशन है बच्चों, है ना। छुक 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 करते करते ट्रेन जा रही है यहाँ पे, तो बोला जाता है भाई ट्रेन के पास मत जाना, ट्रेन के पास गया तो भाई खींच लेगा, उसके अंदर भूत होती है ना। हैं सर, भूत होती है उसके अंदर, हाँ भाई, तभी तो वो अंदर खींच लेता है। ऐसा कुछ नहीं है ना, भूत वगैरह नहीं होती है बच्चों, वहाँ पे फिजिक्स काम करती है। ये इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है भाई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका। तो जहाँ पे ट्रेन चलती है पटरी पे, तो उसका देखते हैं कितना स्पीड में जाता है, 120 किलोमीटर पर आवर से 160 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई उसके साथ साथ जो हवा यहाँ पे होगी, वो हवा का भी वेलोसिटी तो बढ़ जाता है। तो अगर कोई आदमी अगर यहाँ पे चाहे कि मैं खड़ा हो जाऊँ और देखूँ कि भाई कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो बढ़िया वाला मज़ा आ जाएगा। अब तो यहाँ पे कोई आदमी ऐसे करके खड़ा है, अगर पास में खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे दूर में खड़ा है, ये पूरा मुस्कुरा रहा है दूर में खड़े होकर, तो भाई इसको ज़्यादा दिक्कत है ना। ये आपकी परम मित्र हो सकती हैं, और ये आप बिना बाल वाले टकलू हैं, ठीक है। तो आप बहुत स्मार्ट बनने के लिए बच्चों ट्रेन के पास चले गए। तो भाई ट्रेन बहुत फास्ट चल रहा है, एयर यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा है। तो जहाँ पे एयर फास्ट चल रहा है वहाँ पे भाई इस पे इधर जहाँ पे एयर फास्ट चल रहा है वहाँ पे प्रेशर कम लग रहा होगा, लेकिन इधर तक प्रेशर भाई उतना ही लग रहा होगा, मतलब कि इसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही है, इसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही है भाई ये वाला। तो प्रेशर ज़्यादा है भाई, ये कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको खींचने का महसूस होगा, आपको लगेगा मुझे कोई खींच रहा है।
तो उसमें ट्रेन में भूत है कि मुझे क्या खींच रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई प्रेशर वही रहेगा, यहाँ पे प्रेशर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दूर हो गए ना अब हम लोग। पास रहेंगे तब तो काम होगा ये दूर है तो भाई यहाँ पे जो एयर का क्वालिटी है, यहाँ पे कोई फास्ट एयर नहीं जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एयर है। हम प्लेटफॉर्म पे नहीं, हम वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे सब कोई बैठते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई है बच्चों, है ना, यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, आगे चलते हैं यार, काफ़ी ईजी है। ठीक है, ओके, वेंचुरी मीटर, ये चीज़ समझना है। सेंचुरी वेंचुरी मीटर जो भी होता है ये चीज़ें उसी का एप्लीकेशन है भाई, बर्नौलीज़ थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये भी एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इससे भी सवाल कभी कभी आ जाता है, तो जल्दी से कर लेते हैं ना भाई, कर लेते हैं। क्या करना है हमें। वेंचुरी मीटर कुछ इस टाइप का होता है, देखिए मैं बना रहा हूँ, अब देखिएगा। ये वेंचुरी मीटर हमने बना दिया बच्चों, है ना, कुछ इस टाइप का होता है यार। इसमें मान लेते हैं कि पानी ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है भाई, ठीक है बच्चों, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका कुछ जैसे जिस टाइप का होता है मैं उसी टाइप का बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे छेद होती है, यहाँ पे छेद होती है, और यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। ये थोड़ा इस टाइप से दूध क्यों बन गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप का मतलब समझ लीजिएगा आप। अच्छे से बन जाओ भाई। ठीक है बच्चों, इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे जो लिक्विड फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है भाई, लिक्विड फ्लो कर रहा है। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर जो करेंगे, देखिए हम ये वाली एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं। हमको इसका काम क्या है, ये काम समझिए ना। पहले मैं बताना भूल गया, सॉरी यार, सॉरी। देखिए, टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन ट्यूब, है ना, ट्यूब में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कितना है वो चीज़ हम कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं दो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने लिया है वो ये है। यहाँ पे इसको जो फ्लूइड बह रहा है उसका वेलोसिटी है v1, यहाँ पे फ्लूइड बह रहा है उसका वेलोसिटी v2 है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है। चीज़ें वैसे ही हैं। तो अब फ्लूइड जा रहा है तो भाई ऊपर भी तो भरेगा। मान लेते हैं यहाँ तक फ्लूइड भर गया इसमें, क्योंकि ऊपर छेद है ना भाई। यहाँ पे फ्लूइड मान लेते हैं यहाँ तक भर गया। एक चीज़ आप मुझे देख के नहीं बता सकते यहाँ पे कि कहाँ पे फ्लूइड कहाँ तक भरेगा। समझिए भाई, यहाँ पे हम पतला कर दिए, ट्यूब को पतला कर दिए, तो पतला कर दिए तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा। साफ साफ बता सकते हैं, मतलब वेलोसिटी 2 बड़ा होगा वेलोसिटी 1 से। तो वेलोसिटी बढ़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, प्रेशर 2 कम हो जाएगा और प्रेशर 1 ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए तो प्रेशर 1 ज़्यादा है। यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखिए, हम जो रेफरेंस लाइन ले रहे हैं ना बच्चों, ये वाला रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन हमारे पास ये है। ठीक है, रेफरेंस लाइन से ही हम लोग सब चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कि P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। ठीक है भाई, ऊपर तो प्रेशर P0 ही होगा। मान लेते हैं आपको यहाँ पे दे दिया है कि आपको हाइट जो यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दे दिया है बच्चों, h1 है, सॉरी x मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का आपको हाइट आपको दे दिया है बच्चों, y है। देख लेते हैं चीज़ों को अब सिंपली। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अगर आप लगाना चाहें यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। एक चीज़ तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं यार, कि
क्या बताना है यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P1 पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट P1 इक्वल टू पी नोट ऊपर वाला प्रेशर, अरे यार ऊपर वाला प्रेशर प्लस रो जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी सब जगह पे तो सेम ही है, रो ही है, तो आप लोग बता सकते हैं पी नोट प्लस रो जी एक्स। उसी तरीके से P2 कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी वाई। साफ साफ पता चल रहा है P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, जो रो जी ऑफ एक्स माइनस वाई। अब अगर हम लगा दें यहाँ पे क्या कि है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बच्चों सब कुछ लगाने के बाद ही आएगा, है ना, सब कुछ यहाँ पे रिलेट ही करना है। तो वो क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, सिंपल। तो अब अगर ये चीज़ आपको पता चल गया ना बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ पता चल गया, तो आप अगर अभी लगा देंगे बर्नौलीज थ्योरम तो हो जाएगा। तो चलिए बर्नौलीज थ्योरम फिर लगा के देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट पे लगाना चाहें हम लोग, 2 पॉइंट पे, ये पॉइंट P1 और P2 पॉइंट पे, तो ठीक है लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये है लेकिन सेम हाइट पे, तो हाइट का डिफरेंस है ही नहीं, तो हाइट का डिफरेंस नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रेशर मान लेते एक जगह पे P1 है और एक जगह पे वेलोसिटी हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे जगह पे है P2 प्लस हाफ रो ऑफ V2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो प्रेशर डिफरेंस जो है हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, तो P1 माइनस P2 आपको मिल गया है यहाँ से ये वाला रो जी ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, रो जी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V1 माइनस V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर है बच्चों। मान लेते हैं ना यार, ये जो हमारे पास आया है ना, इसको मान लेते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कुछ भी मान लिया, कांस्टेंट मानना है, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया हमने कि v है, V2 माइनस V2 का वैल्यू क्या होगा, V2 का वैल्यू v अपॉन A2, V1 का वैल्यू क्या होगा v अपॉन A1। ठीक है भाई, तो V2 का वैल्यू होगा v अपॉन A2 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस v अपॉन A1 का स्क्वायर कर देंगे भाई। ठीक है, रो कट गया, और यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं यार, g ऑफ x माइनस वाई। ओके इक्वल टू 2 से गुना कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा ना, v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इंटू 1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक है यार, x माइनस वाई क्या था बच्चों, देखिए x माइनस वाई, ये पूरा x है, इसे y है, तो घटा देंगे तो भाई यही तो डिफरेंस बचेगा। तो ये डिफरेंस आपको दे रखा है कि सवाल में, इतना डिफरेंस ये है, कितना ये है आपको पास h, हाइट दे रखा होगा। ठीक है, हाइट आपको सवाल में दे रखा होता है, तो ये हाइट ही है। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 2gh अपॉन 1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर भाई। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। और भी तरीके हैं लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं, बच्चों कि v का वैल्यू क्या उतना हो जाएगा, देख लीजिए, A1 A2 रूट ओवर 2gh अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो देखिए हमने v निकाला, तो ये कांस्टेंट वैल्यू था, तो v के बाद रिलेट नहीं कर सकते हम लोग, v का वैल्यू कितना है A2 इंटू V2, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा v अपॉन A2।
तो आप चाहे तो यहाँ पे V1 का भी वैल्यू बता सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, ये होता ही कितना है, V/A1 होता है भाई, यही तो होता है। तो सिंपली बताया जा सकता है यार, A2 √2GH/A1 माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से V2 कितना हो जाएगा, A1 √2GH/A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो इस टाइप से बता सकते हैं यार, है ना बच्चों, इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं। काफ़ी इजी हो गया, काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। तो इसका यूज होगा बच्चों, कहीं कहीं पे आ गया तो करिएगा आप लोग। तो चलिए ओके, सवाल भी कर लेते हैं यार, सवाल कर लेते हैं। वाटर फ्लोज हॉरिजॉन्टल ट्यूब फिगर पढ़िए आप लोग खुद से बच्चों। यहाँ पे 600 न्यूटन है, ठीक है, एक्स एंड वाई। अच्छा, प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 600 नैनोमीटर एक्स से वाई, एक्स से वाई जाता है तो 600 नैनोमीटर चेंज होता है। प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, प्रेशर एट एक्स ज़्यादा होगा बच्चों, और प्रेशर एट वाई कम होगा भाई, ठीक है। तो प्रेशर एट एक्स माइनस प्रेशर एट वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन, ठीक है भाई। ओके 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 ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया हमें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा भाई, मान लेते हैं ना, यहाँ पे V1 से जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है V2 से। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, भाई लगा दो ना यार बच्चों, खुद से करना इसको यार, मेरे को 3V1 इक्वल टू 1.5 V2 कट गया तो 2 बार में, तो V2 का वैल्यू जो हो गया हमारे पास वो 2 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको अभी तो बताया मैंने वेंचुरी मीटर में कि क्या था, कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 कर देंगे तो 600 बराबर हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 का वैल्यू कितना है, 2V1 स्क्वायर, 2V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो 600 गुने 2 1200 हो जाएगा, बराबर डेंसिटी रो, वाटर फ्लो कर रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 3 ऑफ V1 स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो उड़ रहा है भाई, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना बच्चों। तो देख सकते हैं V1 का स्क्वायर जो आ रहा है हमारे पास 12/3 गुने 10, 4 बार में कट जाएगा। तो साफ साफ आपको नज़र आएगा यहाँ से V1 का वैल्यू जो होता है कितना आ जाएगा, 0.61 के आसपास ही आता है। तो इतना आता है वेलोसिटी आता है, ठीक है, इतना वेलोसिटी आ जाता है मीटर पर सेकंड में। चाहे तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो V1 आ गया तो V2 तो आसानी से आ जाएगा भाई, इसमें क्या ही है, 2 गुने V1 है, मतलब कि 0.61 तो कर सकते हैं, ठीक है, आसान है यार बच्चों, किया जा सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन लेस क्रॉस सेक्शन एरिया समझे फिगर, ठीक है। यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे एरिया छोटा है, तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है V1, यहाँ पे V2, तो यहाँ पे P1 प्रेशर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, P2 प्रेशर कम हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर फिर कम, तो ये सही लग रहा है, ये नहीं, सिंपल है यार। तो ये हो गया, ये आसान सा। 3 पाइप दिया हुआ है ABC कंटिन्यूड, ठीक है ठीक है। रेडियस ऑफ द ट्यूब ABC का जंक्शन पे दिया हुआ है 2 1 2, यहाँ पे ये और ये, तो इसका रेडियस का वैल्यू 2 है, इसका रेडियस का वैल्यू 2 है, इसका रेडियस का वैल्यू 1 है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा होगा, और रेडियस सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, ये और ये तो सेम होगा। मतलब कि लिक्विड ऑफ द ट्यूब ए इज़ मैक्सिमम, अरे यार ए भी सेम होगा, नहीं ए भी सेम नहीं, AC सेम होगा, AC सेम होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। काफ़ी ये है यार बच्चों, एक और कर लेते हैं यार लास्ट में, है ना बच्चों। देख सकते हैं कि कंटेनर का एरिया आपको ए दिया है, मतलब ये जो है ना, ये एरिया दे दिया है, ये पूरा है ना बच्चों, ये पूरा पूछा जा रहा है कि इसमें कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम सी से कितना है वेलोसिटी ऑफ वाटर,
इसका भी एरिया आपको ये दे दिया है, देखिए दे दिया है, ठीक है। अरे यार, तो वही साफ साफ दिख रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम आप यूज कीजिए, हो जाएगा यार, वही तो करना ही है, वही तो करना ही है बच्चों। यहाँ से मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है v1 है, यहाँ से निकलने वाला वेलोसिटी ऑफ वाटर v2 मान लेता हूँ, ठीक है। हम v2 निकालना है शुरू बार में, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर यहाँ पे क्या है, P0 प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर क्या है भाई, अब देखना पड़ेगा 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 पड़ेगा। मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट ही हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि हाइट का डिफरेंस भी है ना, तो रेफरेंस इसको मान लेते हैं भाई। तो रेफरेंस इसको मान लिया हमने, क्या दिक्कत है। पहले इसके लिए लिखता हूँ P0 प्रेशर प्लस रो जी एच, यहाँ से कितनी दूरी पे है, h3 दूरी पे, तो रो जी ऑफ h3 प्लस वेलोसिटी कितना है, हाफ रो ऑफ v1 का स्क्वायर। डेंसिटी तो भाई सब जगह पे सेम होगा बच्चों, इसमें गलती मत कीजिएगा, डेंसिटी तो सब जगह सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये भी तो हवा से ही कांटेक्ट में है, हवा के कांटेक्ट में ही तो है, तो यहाँ पे भी तो P0 ही हो जाएगा, प्लस रेफरेंस पॉइंट 0 है, प्लस हाफ रो ऑफ v2 का स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर मैंने ठीक लिखा है ना बच्चों, हवा के कांटेक्ट में ही तो है, ठीक है। P0 आपको कटते हुए दिख रहा है भाई, ये और ये तो हटा ही दो। रो जी ऑफ h3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ रो इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 स्क्वायर कितना है, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना, a1 v1 ये तो भूल गया, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, इसी का तो यूज होता है ज़्यादातर जगहों पे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ये छोटा है बड़ा है, तो ये बड़ा वाला ये है बच्चों और ये छोटा वाला ये है, ठीक है भाई, कर दिया। हमको v2 निकालना, तो v1 को हटाना होगा। v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a v2 अपॉन a, ठीक है भाई, हाफ ऑफ रो इंटू v2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ठीक है माइनस बोलो, रो जी h3 हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल से अब 2 रो जी h3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई रो हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा v2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। काफ़ी इजी हो गया ना। v2 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि रूट ओवर में कितना हो जाएगा, 2 रो जी h3 डिवाइडेड बाई रो तो कट ही गया भाई, मैं बार बार लिख ही क्यों रहा हूँ फिर। 2gh3 डिवाइडेड बाई ए कैपिटल ए स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, ये नीचे चला जाएगा ना बच्चों, ये नीचे चला जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ए ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये काफ़ी सिंपली हम लोग निकाल दिए, ठीक है। उसी तरीके से फाइंड प्रेशर एट ए बी सी। प्रेशर बताइए, सी पे प्रेशर क्या है, P0 ही है। अरे भाई तो एटमॉस्फेयर से है, एटमॉस्फेयर के पास। प्रेशर बी पे कितना है बच्चों, बी पे नहीं पता है, सी पे पता है क्या, सी पे तो निकाल लिया, ए पे नहीं पता, ए पे यहाँ पे होगा ना। तो प्रेशर ऊपर है P0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी ऑफ H1 हो जाएगा। दूसरी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी ऑफ H2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये गलत कर दिया हमने भाई, अब बोल रहे हैं आप ही बना के, सर जी आप ही ने गलत कर दिया यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अभी लिक्विड रुका हुआ तो है नहीं भाई, अब ये लिक्विड तो चल रहा है ना यार, लिक्विड चल रहा है बच्चों, तभी तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 आया है यहाँ पे वेलोसिटी तभी तो आया है। तो जब लिक्विड चल रहा है तो डायरेक्टली ऐसी हाइट से नहीं कर देंगे, वेलोसिटी का टर्म भी आएगा, तो वेलोसिटी का टर्म लाना पड़ेगा ना यार। ये कुछ v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कुछ v2 से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सेम है, पी सी का तो वैल्यू P0 ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे P0 है, ठीक है, ये ऊपर वाला। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी समझिए, वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी ये जा रहा है उसी वेलोसिटी से तो ये भी जा रहा है, मतलब कि ठीक है वेलोसिटी का टर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है जिस वेलोसिटी से यहाँ पे उसी वेलोसिटी से यहाँ, तो इधर भी वेलोसिटी का टर्म उधर भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी
H1 हो जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा V वो अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1 वो बच्चों अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं ना, P नोट पहले यहाँ पे लगा देते हैं, इस पॉइंट पे P नोट ए पॉइंट पे लगा देते हैं ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। आप बी और सी पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो वो बात ये है कि ए पॉइंट पे लगाने पे क्या होगा, P नोट प्लस रो GH1 आ गया था, प्लस वेलोसिटी जितना होगा वही V1 होगा। ओके ओके ओके, रेफरेंस पॉइंट हमने क्या मान रखा है, रेफरेंस पॉइंट हमने ये मान रखा है, ठीक है, ये पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट ये है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ रो ऑफ V1 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ऊपर वाला का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों वो नहीं पता है, वही तो निकालना है, प्रेशर एट बी, प्लस कितना ऊपर है, रो जी ऑफ H1 प्लस H2, प्लस वेलोसिटी का कितना है, हाफ रो VB का स्क्वायर, VB पे नहीं पता है कितना। इस तरीका से करना होगा भाई। देखिए रो जी यहाँ पे कट रहा है, रो जी H1 और रो जी H1 यहाँ पे भी कट रहा है। तो बी पॉइंट पे प्रेशर आप लोग बता सकते हैं यार, बी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए ना, P नोट माइनस रो GH2 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर। चलो VB कितना, सॉरी बच्चों VB कितना होगा बच्चों वो हमें निकालना है, VB कितना होगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर लगा दें हम लोग तो नहीं पता चल जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, एरिया दोनों का सेम है, मतलब कि A1 VB इक्वल टू एरिया सेम है VC, तो भाई VB VC तो सेम हो गया यार, तो VB VC सेम हो गया, मतलब V1 और ये क्या है VC ही है, मतलब V1 स्क्वायर माइनस VC का स्क्वायर सेम ही हो गया भाई। V1 V2 आ गया बच्चों, ये समझिए V1 V2 ही आ गया, ये V1 V2 ही आ गया। ओके V1 V2 आ गया। तो अब चीज़ों को करना आसान है, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। V1 का स्क्वायर आपके पास कितना आया था, इसको रूट को हटा दीजिए तो आ जाएगा, और उसमें फिर V1 कितना आया था, V1 भी निकाल लेते हैं आप, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू रूट ओवर 2GH3 डिवाइडेड बाई, इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कितना इतना सोल्व करना है ना। तो अब अगर आप V1 माइनस V2 करते हैं, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये आप सोचिए दिमाग लगा के, A स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव ऑफ आएगा कुछ, ठीक है कट जाएगा, कट जाने के बाद निगेटिव ऑफ 2GH3 आएगा बच्चों। देखिए मैं कर लिया, आप करके देखिएगा, P नोट माइनस रो G ऑफ H2 माइनस हाफ ऑफ रो इंटू 2GH3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा तो हो जाएगा P नोट माइनस रो GH2 माइनस रो GH3। तो बहुत सिंपल है यार, इस टाइप से बच्चों आप लोग कर सकते हैं, है ना। आ गया, ये सी पॉइंट पे भी बी ए पे हम लोग निकाल लिए थे, सॉरी ए और सी पे निकाला था, बी पे अभी निकाल। तो ये आसान है बच्चों, ये थोड़ा सा चीज़ें ऐसे अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको यूज करने आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है यार, देखेंगे आगे और चीज़ें। तो अभी के लिए बच्चों क्या एक ही चीज़ मैं दे सकता हूँ अभी आपको, वो है बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। मिलेंगे तब तक के लिए, ओके बाय।